इजराइल हमास संघर्ष का अब 1 साल पूरा हो चुका है। ऐसा लग रहा है कि ये जो युद्ध था, संघर्ष था, ये अब ये कि क्षेत्रीय युद्ध का रूप ले चुका है। सवाल एक और है सर, पूरी दुनिया ये जानना चाह रही है कि इजराइल तैयारी तो कर रहा है, लेकिन ईरान में कहाँ बम बरसाएगा? बिल्कुल नीरज जी, देखिए जो आपने कहा 7 तारीख को जी। 1 साल पूरे हो गए जी। इस युद्ध कहिए या ये जो विनाश चल रहा है जी। उसकी बात कीजिए आप। और देखिए ये सब जब हो रहा था तो कुछ लोगों ने, कुछ चैनलों ने कहा था कि बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। जी। बट आपको याद है हम लोगों ने तो यही कहा था कि ये लंबा चलेगा, इतनी जल्दी समाप्त होने वाला नहीं है। जी। और अब की जो आज के हालात हैं, इजराइल पहले तो एक फ्रंट पर था हमास के साथ, जी। अब देखिए बढ़ गया है, हिजबुल्लाह के साथ भी है, उधर सीरिया के भी साथ है और ईरान तो है वहाँ पर। लेकिन देखने की जो सबसे मुख्य चीज़ है कि जो एम नेतन्याहू लेके चल रहे थे, लंबा तो चला, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो अपने एम एक तरह से देखा जाए तो उसको अचीव करने में, पूरा करने में काफ़ी हद तक सक्षम हुए हैं। जी। हमास की उन्होंने कमर तोड़ दी, जी। लीडर्स उनके काफ़ी मारे गए। लेकिन आगे हम देखेंगे हमास का कुछ और आएगा सिनेवार के बारे में। हिजबुल्लाह का 22-23 जो लीडर थे उनमें से तकरीबन 19 को इन्होंने ख़त्म कर दिया। जी। 14 तो तकरीबन उसी दिन हो गए थे जब इन्होंने इसको नसरुल्लाह को मारा था। जी। और नसरुल्लाह के बाद और उसके बाद का जो भी लाइकली सक्सेसर थे वो सारे समाप्त हो गए हैं। तो लीडरशिप तो उन्होंने पूरी ख़त्म कर दी। अब देखिए लीडरशिप ख़त्म हो जाती है तो बड़ा मुश्किल होता है फिर चीज़ उसी मोमेंटम में उसी तरीके से आगे बढ़ना। और वही चीज़ हो रही है हिजबुल्लाह के साथ। हाँ, हिजबुल्लाह को समाप्त तो नहीं किया उन्होंने, न कर सकते हैं इतनी आसानी से जी। लेकिन उनकी कमर तो ज़रूर तोड़ दी है। जी। उनके पास काफ़ी है। देखिए हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि बराबरी में कब नहीं है हिजबुल्लाह। 2 लाख से ज़्यादा उसके पास लड़ाके थे। जी। उसके पास काफ़ी तकरीबन 1 लाख के आसपास मिसाइल्स, रॉकेट्स, हर एक चीज़ थी। एक आर्मी की ऑर्गेनाइजेशन थी जैसे उसकी होती है, लेकिन वो कोऑर्डिनेटेड कुछ नहीं कर पा रहा है आज की तारीख में। जी। हाँ, ज़रूर नॉर्थ इजराइल में हाइफा और बाकी जगहों पर वो काफ़ी बमबारी कर रहा है, रॉकेट दे रहा है, बट वहीं तक वो कर सकता है। जी। ऐसा नहीं है कि वो उसकी रीच नहीं है, मिसाइल्स हैं। और हमने पहले भी दर्शकों को बताया था, दिखाया भी था, और आज भी अगर वो स्लाइड हमारे पास है जिसमें है कि वो पहुंच सकता है, लेकिन इजराइल का काट भी उसके लिए है। अभी देखिए जितने रॉकेट्स उन्होंने फायर किए एक साथ, 85% से 90% तक इजराइल ने उनको अपने जो आयरन डोम और बाकी उनके एयर डिफेंस है उससे उन्होंने जो है नष्ट कर दिया। हाँ, कुछ तो आएंगे ही, सबको तो आप रोक नहीं सकते। तो ये हालत है हिजबुल्लाह का। लेकिन देखिए हिजबुल्लाह के कम से कम 2000 से ज़्यादा लड़ाके मारे जा चुके हैं। अभी कल और परसों वाली जो उन्होंने बमबारी की है इजराइल ने, 50 तो उसी में मारे गए हैं हिजबुल्लाह के। और नेतन्याहू ने तो साफ उनको बोला भी है कि हम खात्मा करके छोड़ेंगे, हम लेबनान के जो लोग हैं उसके अगेंस्ट नहीं हैं, हम लेबनान के ही लोगों को ही फ्री करना चाहते हैं इन लोगों से। ये बात उन्होंने कही है। और अब जो है ग्राउंड ऑपरेशन जो कि बहुत खुले में वो नहीं बता रहे हैं, न जा रहे हैं, बट कुछ हद तक साउथ लेबनान में इजरायली सेना पहुंच चुकी है। तो यहाँ तक वहाँ पर है। और मुझे नहीं लगता कि हिजबुल्लाह बहुत कुछ कर पाएगा, क्योंकि कुछ भी करेगा उसका नुकसान उतना ही ज़्यादा होगा। तो उसको सोचना पड़ेगा। जिस ईरान के बलबूते पर हिजबुल्लाह चल रहा था, क्या वो चाहता है कि उसका और इतना नुकसान हो? ईरान तो पूरा कर नहीं पाएगा। हालांकि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अभी गए थे लेबनान में और वो हिजबुल्लाह के लीडरशिप से मिले, लेकिन वो पहले की बात थी। उसके बाद और भी लीडर्स मारे जा चुके हैं। तो ये एक बहुत बड़ी त्रासदी वहाँ की जो रहेगी। हमास में अगर सीरिया में आते हैं हम, तो सीरिया में देखिए वहाँ हौतीस भी एक्टिव हुए थे। उन्होंने भी कुछ मिसाइल्स फायर की थी और उनका भी जवाब काफ़ी दिया अभी इजराइल ने। इवन आप लेबनान में देखिए, बेरूत में उन्होंने अभी ईरान का जो एम्बेसी थी उस पर उन्होंने हमला किया परसों। तो रुक नहीं रहे हैं नेतन्याहू अपने उसमें। और अब उनके लोगों में देखिए वहाँ भी अब प्रदर्शन नहीं हो रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि ये अपने रास्ते पर जा रहे हैं।
जहाँ तक हमास का है, देखिए हमास की कमर टूट चुकी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 42,000 से ज़्यादा मारे जा चुके हैं, कितना नुकसान हुआ है कुछ हमारे पास हैं स्लाइड्स, अगर दर्शकों के पास जाएंगी, कितना ज़्यादा नुकसान इंफ्रास्ट्रक्चर का हो रखा है इसमें जी। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, थोड़ी बहुत नहीं हैं। हाँ, ये चीज़ आ रही है अभी दोबारा कि शायद क्या जो याह्या सिनवार है जिंदा है अभी। जी। कहा यह जा रहा है कि कुछ चीज़ें उसकी आई हैं जो देखने में लग रहा है कि शायद वो जिंदा है। जी। और वो चीज़ें जो कही जा रही हैं उसमें ये है कि अब वो कोई मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर रहा है, कोई मीडिया नाम की चीज़ इस्तेमाल नहीं कर रहा है जी। और पुराने तरीके से हाथ से लिख करके चिट्ठियाँ जा रही हैं या एक दूसरे मैसेंजर के तरीके से वो बातचीत कर रहा है। जी। और ये कहा जा रहा था कि जब वो जो है हॉस्टेजेस के बीच में अपने आप को बचा के निकल गया, लेकिन अभी कंफर्म नहीं आया है। लेकिन ये चीज़ पहले आया था कि मारा गया और अभी एक दो चीज़ें मीडिया में आ रही है, तो हो सकता है कि ये दोनों तरफ से एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी हो। जी। कहा नहीं जा सकता है बिकॉज उसके बाद कोई और इनका आ ही नहीं पाया जी। लीडर, और याह्या सिनवार की भी बात कुछ नहीं आई है आगे। बट ये चीज़ अब आगे आ रही है तो ये दिखाता है कि ये बहुत ज़्यादा वहाँ पर नुकसान हो रखा है। लेकिन ये बात सही है कि इजराइल अब जो है कई फ्रंट पर लड़ रहा है। जी। लेबनान हो, चाहे सीरिया हो, चाहे मतलब लेबनान में जब कहता हूँ हिजबुल्लाह है, चाहे सीरिया में हौतीज़ हैं, हमास है और बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन है टेररिस्ट, और ऑफ कोर्स ईरान है। जी। अब ईरान ने इनके ऊपर हमला किया, लेकिन आप देखिए वो ईरान का लीडर खमनेई जी। जो सुप्रीम लीडर हैं, जी। जिन्होंने यहाँ तक कहा था कि मुसलमान भारत में सेफ नहीं हैं, जी। वो खुद अपने यहाँ सेफ नहीं हैं और वो चले गए हैं सेफ हाउस में, उनको अलग ले जाया गया है जी। अपने ही देश में। जी। ऐसे लोग जो है जब बाकी की तरफ कमेंट करते हैं तो मतलब बड़ा हास्यास्पद लगता है ये। जी। लेकिन आज की हालत है कि इन्होंने वो जो है ऊपर नहीं आ पा रहे हैं। जी। और इजराइल ने तो साफ कह दिया है कि हम जो है बदला लेंगे, अच्छी तरह से लेंगे, अपने समय से लेंगे। जी। अब हो क्या रहा है यहाँ पर सर एक सवाल मैं करना चाहूँगा, क्योंकि इसमें ताज़ा एक अपडेट ये आया था कि प्रेसिडेंट बाइडेन आज नेतन्याहू से बातचीत करने वाले हैं, तो इस बातचीत में वो संयम रखने के लिए कहेंगे इजराइल को, या ईरान पर हमला करने का जो प्लान है उस पर मुहर लगेगी? देखिए नीरज जी, आपको दो चीज़ें तो इसमें बड़ी साफ हैं कि ईरान को डाउन करना दोनों के हित में है, अमेरिका के भी और इजराइल के भी। और मैं ये कहूँगा कि अमेरिका के हित में ज़्यादा है। तो अमेरिका हमेशा चाहेगा कि ईरान डाउन हो इसमें। और अभी अगर आप इंटरव्यूज़ पढ़ें तो देखिए जो बाइडन ने ये कहा है, इनफैक्ट आपको ये भी, हम चूँकि इसी उस पर हैं, मैं अब बाद आगे आने वाला था कि आज जो है इजराइल के रक्षा मंत्री गैलेंट जाने वाले थे, आज ही उनकी बातचीत होने वाली थी अमेरिका में उनके रक्षा सचिव से, लेकिन वो कैंसिल हो गया। जो बाइडन ने कहा है कि हम जो है पहले देखेंगे कि इजरायली कैबिनेट क्या अप्रूव करती है कि क्या एक्शन लेने वाले हैं, उसके बाद में हम बातचीत करेंगे। इस बीच में हम दर्शकों को भी बता दें कि पिछले 4-5 दिन बहुत शांत नहीं रहे कि चुपचाप बैठे हैं। अमेरिका के कम से कम 8 से 10 एयरक्राफ्ट इंक्लूडिंग CIA के एयरक्राफ्ट जो है वहाँ टोही विमान जो हैं, जो रेकी एयरक्राफ्ट हैं, वो जो है इराक का जायजा लेते रहे हैं। और इराक ने खुद बोला है, ईरान का वो पूरा जायजा लेते रहे। और ईरान ने ये भी कहा है, नाम भी दिए उन्होंने 4-5 उसका मीडिया में जो आया था कि ये आकर के टो ले रहे हैं। अमेरिका ने अपने जो नेवल प्रेजेंस है उसको बढ़ा दिया है। तो अब एक तरह से ईरान का घेरेबंदी चालू है। मीडिया न्यूज़ देखिए कितनी ज़्यादा आ रही है। 3 जो पुराने प्राइम मिनिस्टर हैं इजराइल के, उन्होंने बोला है कि न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक होना चाहिए। अमेरिका की बात करें, जो बाइडन की बात हमने कर ली, कमला हैरिस, उन्होंने कहा कि संभल के चलना चाहिए लेकिन पनिशमेंट होनी चाहिए। ट्रंप ने तो यहाँ कहा कि हाँ, बाद की बात में सोचना चाहिए, अभी जो एक्शन लेना है लेना चाहिए। तो बात यहाँ तक चली गई है। तो इसमें बड़ा साफ है जो आपने कहा कि अमेरिका
चाहता है जी। कि ईरान को डाउन करने का ये मौका है जी। जिसको छोड़ा नहीं जाना चाहिए। जी। अब है कि स्ट्राइक क्या करेंगे। जी। अब देखिए न्यूक्लियर जो इनके जितने भी हैं 5 के 5 जहाँ पर साइट्स जहाँ पर कि लग रहा है कि एनरिच्ड यूरेनियम में बना रहे हैं इसके लिए वेपन ग्रेड, जी। वहाँ पर ईरान ने भी अपनी S-400 से लेके बाकी एयर डिफेंस तैनात कर दी है जी। और ये भी मीडिया में भी आ रहा है और सब देख रहे होंगे। अब इजराइल क्या करता है, पहले इनके एयर डिफेंस सिस्टम्स को नष्ट करता है या इनके न्यूक्लियर जो साइट्स हैं। हालांकि ये कहा जा रहा है कि न्यूक्लियर साइट्स करने से हो सकता है कि बात बढ़ जाए। जी। दूसरा जो एक थिंक टैंक है वो ये कह रहा है कि क्या बढ़ेगा, जी। न्यूक्लियर अगर डिस्ट्रॉय हो गया तो क्या रूस और चीन आएंगे इसमें? जी। वो तो अभी भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। जी। तो क्या ये तो मुश्किल है क्यों आएंगे जी। बीच में बीच बचाव करने के लिए। और इसके और दबी जबान में ये भी कहा जा रहा है कि रूस और चीन भी नहीं चाहेंगे कि ईरान इतने आगे बढ़ जाए कि न्यूक्लियर वेपन स्टेट बन जाए। जी। तो ये मुझे लग रहा है कि अभी इजराइल अपनी पूरी तैयारी कर रहा है और बिना तैयारी के आप देखिए इजराइल कहीं जाता नहीं है। जी। चाहे वो हम पेजर ब्लास्ट लें जो हुआ, जी। या मोबाइल पर लें, या जो नसरुल्लाह जब मारा गया, देखिए वो कब था, वो मीटिंग में था बिल्कुल। और वो भी ग्राउंड उसमें वो किसी ऊपर नहीं था, अंडरग्राउंड जी। बंकरों में मीटिंग चल रही थी जी। और 14 के 14 इन्होंने मार गिराए वहाँ। जी। तो इजराइल अपना समय लेता है, अपनी सारी कुछ चीज़ें उनको लेके चलता है। हाँ, हाइफा में उसका नुकसान हो रहा है, रॉकेट्स इसके ऊपर आ रहे हैं, लेकिन ये कि कई जगह उसने खाली कर रखी हैं। जी। और मैं हर तरफ से आप इनकी जो खुफिया एजेंसी है उसको तो आप मानते ही हैं जी। कि इसमें वो करेंगे ही अपना। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि ये हर एक तरीके से जब बिल्कुल कंफर्म हो जाएंगे, जी। क्योंकि ईरान की तरह वो सिर्फ रॉकेट फायर करके खुश नहीं होंगे, जी। उनका होगा हिट टू टारगेट, जी। कि टारगेट पर जो जिनको टारगेट किया है उन पर हिट कीजिए और डिस्ट्रॉय कीजिए। जी। तब तो उसका एम होगा बिल्कुल। जो ये अभी तक कहते आए हैं। हालांकि देखिए इसमें थोड़ा डिवीज़न है कि फ्रांस के मैक्रोन ने बोला है जी। कि नहीं होना चाहिए और उसका जवाब भी उन्होंने ये भी कहा है कि इजराइल को आर्म्स एम्यूनिशन बंद होना चाहिए, नहीं देना चाहिए, जिसका जवाब भी नेतन्याहू ने दिया है। जी। तो ये थोड़ा सा कुछ चीज़ें ये हैं जिसमें कि नेतन्याहू ने तो बड़ा साफ बोला है कि मैक्रोन समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या होता है जी। और तब जो परेशानी तकलीफ है जो हम झेल रहे हैं या झेले हैं जी। कि क्या होता है, तो हम उसमें नहीं जाएंगे। लेकिन देखिए ये जो है मुझे लगता है कि तकरीबन अब लेबनान में ही कम से कम 10 लाख लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं। बहुत बड़ी जी। पॉपुलेशन है जी। जो डिस्प्लेस हो गई, ये लोग भाग रहे हैं सीरिया में और बाकी जगहों पर। आप सोचिए कि नुकसान इन्हीं का है। जी। आप कितनी लड़ाई लड़ेंगे, उससे आपको मिलेगा क्या? और अभी तक मिल भी नहीं रहा, इन्हीं के लोग मारे जा रहे हैं। मतलब 24 में से 19 अगर हिजबुल्लाह लीडर मारे गए तो जो 4-5 बच गए वो तो थर्ड लेवल के हैं, जी। मेन तो सब निकल गए हैं। जी। तो इतनी जल्दी ग्रुप होकर के बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। मतलब जो अक्टूबर 7 का मेन प्लानर था वो भी मारा गया। जी। तो इजराइल ने तो अपना अचीव कर लिया। हाँ, याहिया सिनवार क्या जिंदा है, एक क्वेश्चन मार्क है जी। इसके ऊपर। लेकिन मुझे जिस तरह से लग रहा है कि इजराइल ज़रूर उसका भी हल निकाल ही लेंगे। जी। और इनके जो ग्राउंड ऑप्स हैं, देखिए ग्राउंड ऑप्स मैं भी नहीं, मुझे नहीं लगता कि इजराइल अगर ग्राउंड ऑप्स करके लेबनान में जाएगा जी। तो चले तो जा सकते हैं, फिर वो क्या सस्टेन कर पाएंगे? जी। क्योंकि पहले गए थे, उसके बाद 2006 में इनको वापस आना पड़ा था। जी। फिर वहाँ हिजबुल्लाह एक्टिव हो गया, बाद में बना। तो ये कितना चलेगा, इसका क्या होगा? लेकिन देखिए जो 2-3 मुख्य चीज़ें हैं जो हमें सोचना है कि अगर ये स्ट्राइक होती है, अगर ये एक्शंस होते हैं तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा। देखिए सबसे पहला तो ये ऑयल के ऊपर पड़ने वाला है। जी। अगर ऑयल इंस्टॉलेशंस ईरान के डिस्ट्रॉय हो गए जी। तो देखिए उस तो ऑयल प्राइसेस पर फ़र्क तो पड़ना ही पड़ना है। जी। क्योंकि अमेरिका या बाकी कोई भी इतने नहीं है कि इतने ऑयल मार्केट में ले आए कि उसका फ़र्क नहीं पड़ेगा, और इससे जो है दुनिया में थोड़ी खलबली मचेगी। जी। तो ये बात भी डिबेट हो रही है कि क्या ऑयल इंस्टॉलेशन डिस्ट्रॉय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जी। न्यूक्लियर कर दिया, और अगर ईरान के पास ऑलरेडी
कोई न्यूक्लियर वेपन है तो ये मुश्किल हो सकती है। जी हालांकि इजराइल तो ऑलरेडी ईरान को भी पता है, दुनिया को पता है कि इजराइल एक अननेम्ड या न्यूक्लियर पावर है। जी तो ये चीज़ एक है जो लोगों को थोड़ा लग रहा है, लेकिन मुझे ये पूरा यकीन है कि अगर इजराइल एक्शन लेगा न्यूक्लियर का जी तो इंश्योर करेगा कि उनके न्यूक्लियर पावर को पूरा एक तरह से क्रिपल कर दे कि वो कुछ एक्शन ही नहीं कर पाए और फिर अपना करेगा। जी क्योंकि वो नहीं छोड़ेगा कि फर्स्ट स्ट्राइक सेकंड स्ट्राइक ऐसे कैपेबिलिटी हो पाए और ये इसकी जरूरत पड़े, तो ये नहीं हो पाएगा। दूसरा देखिए जो मुख्य चीज़ एक और है, जो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज है उसके ट्रेड पर बहुत इफेक्ट पड़ रहा है। जी ऑलरेडी इसे देखिए मेडिटेरियन में फ़र्क पड़ चुका है। लोग जो ट्रेड है अभी केप ऑफ गुड होप से जा रहा है अफ्रीका के नीचे से, उससे बहुत ज़्यादा खर्च बढ़ गया है। जी अगर ये स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से हो गया तो इसमें ये बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि खास करके ऑयल जो है ये मैक्सिमम इधर से इसका ट्रेड होता है। जी तो इससे दुनिया के जो बाकी देश हैं, खास करके जो डेवलपिंग अंडर डेवलप देश हैं, उनको बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो ये इम्पैक्ट इसका वहाँ से आ सकता है, क्योंकि और स्ट्रेट ऑफ हार्मूज बहुत बड़ा नहीं है, मैक्सिमम 34 किलोमीटर है उसकी चौड़ाई, एक जो सबसे उसका चौड़ा इलाका है, तो वो जो है इससे फ़र्क तो पड़ेगा। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जिसका कि ये इफ़ेक्ट हो सकता है, क्योंकि दुनिया का देखिए 20% का जो ट्रेड है वहाँ से जाता है जी। तो ये 3-4 पॉइंट हैं जिसका कि इफ़ेक्ट आ सकता है। और मुझे लग रहा है कि ये ज़रूर ये चीज़ें जब ये करेंगे तो ये डिस्कस भी करेंगे कि क्या इसका इफ़ेक्ट होने वाला है। लेकिन जोनल वॉर की जो एक बात कर रहे हैं आप, क्षेत्रीय लड़ाई, मुझे नहीं लगता कि क्षेत्रीय लड़ाई में बदलेगा। क्योंकि देखिए जो मैं कहूँगा जो इनके डेवलप्ड अदर अरब देश हैं, अब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को लीजिए, सऊदी अरेबिया की लीजिए, कतर को लीजिए, जॉर्डन की लीजिए, वो लोग इन्वॉल्व नहीं होना चाहते जी। वो चाहते हैं कि शांति से रहें जी। उनके लोग काफ़ी खुशहाल हैं, उनके यहाँ कट्टरता नहीं है जी, और वो काफ़ी आगे जा चुके हैं, तो वो नहीं चाहेंगे कि इस लड़ाई में इन्वॉल्व होकर के फ़र्क डालें। हालांकि मुस्लिम देश हैं तो उनको ये तो देखना पड़ेगा कि भाई मुसलमानों के साथ ये चीज़ नहीं हो जो करते आ रहे हैं। लेकिन अभी आपको मैं दर्शकों से भी वो करना चाहूँगा, आप देखिए 1 साल हो गया जी, OIC जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज ने क्या किया जी, क्या बैठक की, क्या किया नहीं किया, जबकि पाकिस्तान के कहने पर हिंदुस्तान के खिलाफ वो बैठक कर लेते थे वो जी, यहाँ पर कुछ नहीं कर पाए जी। तो ये हैं, चाहे और भी जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है, GCC, सब ने कोई कहीं नहीं आया जी। तो ये चीज़ मुझे लग रहा है उनको खुद पता लग गया कि ये जो हुआ है ये गलत है, होना नहीं चाहिए था, और जो हो रहा है उसमें अगर साथ देंगे तो उनका भी ये नुकसान होगा। तो मुझे नहीं लगता कि उसके साथ ये कुछ कर पाएंगे। और अभी भी देखिए जितने ये बॉम्ब्स गिरे हैं गाज़ा में, लेबनान में, अभी ये कहा जा रहा है, साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि जो बॉम्ब्स गिरे हैं, जो एस्बेस्टस है, एस्बेस्टस सब जानते हैं, एस्बेस्टस शीट्स थी, बाकी भी चीज़ों में होता है, उसी का इतना ज़्यादा इफेक्ट होगा कि कई साल तक वो चलता रहेगा। न्यूक्लियर जैसे इफेक्ट होता है उसका इफेक्ट होगा जी। तो ये कई चीज़ें हैं जो ये नुकसान करती रहेंगी, और अगर ये लड़ाई रोकना सबसे बड़ी चीज़ है। हालांकि एक स्पोक्समैन इनके हिजबुल्लाह ने भी बोला है, और एक आया था कि लेबनान के जो स्पीकर हैं पार्लियामेंट के, वो चाहते हैं कि बातचीत करें शांति समझौते के लिए जी। तो हिजबुल्लाह ने बोला कि हाँ वो तैयार हैं इसके लिए जी। उनका स्पोक्समैन ने बोला है, कल की बात है, कि हम तैयार हैं, और अभी भी वो कह रहे हैं कि गाज़ा की लड़ाई रुक जाएगी तो हम भी जो है रुक जाएंगे। इसका मतलब कि उनकी भी कमर टूट चुकी है, वो रुकने के लिए तैयार हैं। हाँ, यही है कि पहल कहाँ से हो, और इजराइल नेतन्याहू कहाँ पर रुक सकते हैं। क्योंकि अब जो है अमेरिका ने भी ये जो पहले अमेरिका बात करने जा रहा था लेबनान में 21 दिन का सीज फायर के लिए, अभी उन्होंने भी ये छोड़ दिया है, क्योंकि इन्होंने देख लिया कि अब तो कमर टूट गई है। तो वो अगर नेतन्याहू इतना कर सकते हैं, कमर तोड़ दें, उसके बाद फिर उनको आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये अभी है, और मुझे लगता है कि जैसे नेतन्याहू काफ़ी हद तक बढ़ चुके हैं, लेकिन जब उनकी एम कुछ और है, जो चाहते हैं, अगर हो गया जो इनकी बात हो गई हॉस्टेजेज वाली, तो शायद अब इसके बाद वो शांति की बात करें।
उसमें आगे आ जाएं। जी। लेकिन अभी जैसे मैंने कहा काफ़ी कुछ अचीव कर लिए हैं, कुछ एम बाकी है, और नेतन्याहू जिस तरह से उनका बैकग्राउंड है, जिस तरह की सोच है, मुझे लगता है कि वो मानेंगे नहीं इसी पर। मानेंगे नहीं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।